शुरुआत करते हैं एक और वीडियो की। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ज्योग्राफी एग्ज़ाम 2025 के लिए आपका जो मॉडल पेपर नंबर 2 है वो अपन इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। हेलो गाइस, मैं राजीव कुमार स्वामी और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी फैक्ट 23 में। तो ये जो मॉडल पेपर हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इन पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस होंगे तो वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जो है संभावनाएं रखते हैं एग्ज़ाम के अंदर आने की। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए बगैर देखना है, पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने हैं, क्योंकि इनके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा जो आप तभी देख पाओगे जब आप पूरा वीडियो जो है वॉच करोगे। अन्यथा जो है आप कुछ चीज़ों से जो है वो छूट सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। खंड ए आपका रहेगा। खंड ए के अंदर आपके जो हैं कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, तो आपके जो लघुत्रात्मक होंगे और इसके अलावा अति लघुत्रात्मक होंगे, अति लघुत्रात्मक और बहुविकल्प और आपके रिक्त स्थान रहेंगे। तो ये सेक्शन ए आपका रहेगा या ए रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन अपने वीडियो की। और पहला क्वेश्चन जो है वो है, नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। ये जो हैं वो आपके 18 लिए गए हैं मेरी तरफ से। ठीक है, और एग्ज़ाम में ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। देखो, क्वेश्चंस नंबर की बात है तो एग्ज़ाम में ये कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिए हैं उतने ही आए। हाँ, हो सकता है कि जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो रिक्त स्थान, ये जो एबस ऐद हैं या आपके जो अति लघुत्रात्मक हैं, तो इन मैंने आधे आधे नंबर के किए हैं। हो सकता है ये 1 नंबर के कर दें, तो क्वेश्चंस में कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। बाकी के नंबर जो हैं वो आपके सेम रहेंगे। 56 नंबर आपका रहेगा तो 56 रहेगा ही। तो शुरुआत करें वीडियो में पहले प्रश्न की। मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो आपका फर्स्ट पेपर जो है चैप्टर है उसमें से है। तो मानव समाज और प्रकृति के बीच जो प्रबल शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों के माध्यम से या मध्य से जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं, तो वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं, मतलब क्या कहलाएंगी वो, तो वो आपका कहलाएंगी ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर आपको मन में सोचना है। ठीक है, और फिर सही उत्तर से मिलान करना है। और तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा याद होंगे और ज़्यादा समय के लिए याद होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो अपना जो है वो है, नवनिश्चयवाद संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो नवनिश्चयवाद जो संकल्पना है वो निम्न विद्वान की है। कौन से विद्वान की है, जो अपने पास 4 दिए हुए हैं। कार्ल रिटर दिया हुआ है, रेडजेल दिया हुआ है, एलन सी सैंपल दी हुई और ग्रिफिथ टेलर दिया हुआ है। तो इनमें से जो है नवनिश्चयवाद किसकी है, तो नवनिश्चयवाद है वो ग्रिफिथ टेलर की है। ठीक है, रेडजेल की क्या है, निश्चयवाद। निश्चयवाद विचारधारा है वो किसने दी थी, टेलर ने दी, सॉरी रेडजेल ने दी थी। और इसकी समर्थक कौन थी, एलन सी सैंपल इसकी समर्थक थी। कार्ल रिटर जो है, कार्ल रिटर का क्या योगदान है, तो कार्ल रिटर जो है इन्होंने प्रादेशिक सिद्धांत दिया था। प्रादेशिक सिद्धांत दिया था, भूगोल में प्रादेशिक सिद्धांत है वो रिटर की देन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है वो क्या कह रहा है, तो देखो, लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात, जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे इसे, बताइए कि लोगों की जो है संख्या होती है और जो भूमि के बीच में अनुपात होता है तो क्या कहेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या प्रवास या जनसंख्या संक्रमण। तो इसको क्या कहेंगे, तो राइट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे, कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार जो होता है ये उसका जो अनुपात होगा वो अनुपात ही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। और जनसंख्या प्रवास क्या होता है, लोग जो है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना प्रवास कहलाता है। जनसंख्या संक्रमण ये एक सिद्धांत है। ठीक है, तो जनसंख्या संक्रमण क्या है, एक सिद्धांत है जिसमें जनसंख्या के जो
भविष्य को लेकर जो अनुमान लगाए जाते हैं उन अनुमान के बारे में ये होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अत्यधिक कम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शंस में आपको बताने हैं कि सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है इन चारों में से कौन सा है। तो आपको याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तब आपको सबसे पहले ढूंढना है ऑप्शन के अंदर मरुस्थल। ठीक है, चाहे मरुस्थल शीत हो या उष्ण हो, ये जो होते हैं वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। उष्ण और शीत मरुस्थल जो हैं वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले में होते हैं। क्यों होते हैं? तो इसके पीछे का कारण यह है कि ये जो दोनों ही क्षेत्र होते हैं ये जलवायु तौर से बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। यहाँ की जलवायु है वो मानव बसाव के प्रतिकूल होती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या का वितरण हमेशा ही सबसे कम पाया जाता है। जबकि और की अगर अपन बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग है और पूर्वी भाग है, ये सघन बसा हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा यूरोप का उत्तर पश्चिमी भाग है, ये भी सघन बसा हुआ क्षेत्र है। और पूर्वी एशिया का भाग तो ये भी सघन बसा हुआ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देशों की संख्या है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। अति उच्च में कितने होंगे? 66 देश। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। ठीक है, उच्च अति उच्च में कितने हैं? 66 हैं। उच्च में 53 हैं। उसके बाद में मध्य में 37 हैं और निम्न में 33 हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, सभी देशों का याद रखना है। यहाँ पर एक का याद नहीं करना है कि अति उच्च वाला कर लिया, नहीं। अति उच्च मानव विकास सूचकांक में देशों की संख्या 66 है। फिर उच्च मानव विकास सूचकांक में जो देशों की संख्या है वो 53 है। फिर मध्य मानव विकास सूचकांक में जो देश हैं वो 37 हैं। और निम्न मानव जो विकास सूचकांक वाले देश हैं उनकी सूची में देशों की संख्या है वो 33 है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि इसमें ये पूछा है, तो ये चेंज भी हो सकता है भाई, अति उच्च की जगह वो और कोई शब्द जोड़ दे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सभी का ये चारों ही जो हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6 का, निम्न में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो निम्न में से किस प्रकार की कृषि है जिसके अंदर जो है खट्टे और रसदार फल जो हैं उनकी खेती की जाती है या ये इस कृषि की विशेषता भी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। भूमध्य सागरीय कृषि जो है वो आपकी खट्टे और रसदार फलों के लिए की जाती है और ये इसकी विशेषता भी है। कई बार क्या है, विशेषता पूछ ली जाती है तो आप बता सकते हो कि खट्टे रसदार फलों की जो खेती है वो कौन सी कृषि की विशेषता है, भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता है। विशेष करके यहाँ अंगूर की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा की जाती है और विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी के अंगूर हैं वो यहीं जो है बोए जाते हैं या यहाँ पर फसल जो है इसकी होती है। और साथ ही साथ इन क्षेत्र के अंदर दुनिया की अच्छी शराब भी बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7 है हमारा, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो यहाँ पर अर्थव्यवस्थाएं पूछिए कि कौन सी अर्थव्यवस्था ऐसी होगी जिसमें जो उत्पादन होता है उसका स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो कौन सी जो है अर्थव्यवस्था में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसमें पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन है वो व्यक्तिगत होता है या उसका स्वामित्व है वो व्यक्तिगत होता है। ठीक है, क्षेत्रवाद कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था है तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें सरकार मैन होती है साम्यवाद में। ठीक है, और इसमें होता है व्यक्ति। ठीक है, और मिश्रित की बात करें तो मिश्रित में ये दोनों होते हैं। ठीक है, मिश्रित में व्यक्ति और सरकार दोनों होते हैं, जबकि पूंजीवाद में व्यक्तिगत होती है, साम्यवाद में सरकार होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है, तो अनुसंधान एवं विकास है, सूचना का संग्रहण ये भी करता है
उत्पादन और प्रकीर्णन ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर द जो है आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो हैं वो क्या हैं, सही हैं चतुर्थ क्रियाकलाप के लिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा नौका स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था। तो स्वेज नहर का जो निर्माण है वो कब हुआ था, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है तो उसमें है 1869, 1880, 1870 और 1889। तो कब हुआ था स्वेज नहर का निर्माण, तो जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। 1869 ईस्वी में जो है स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 10 का क्वेश्चन हमारा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई। तो WTO की स्थापना है वो कब हुई थी, 2001 में, 1999 में, 1998 में, 1995 में। तो राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, तो विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना है वो सन 1995 में हुई थी। ठीक है, तो 1995 में क्या हुआ था, विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी स्थापना की गई थी और इसके स्थापना सदस्यों में भारत भी था। ठीक है, तो भारत भी इसके अंदर आपका शामिल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबादान क्या है। तो अबादान क्या है, तो ये जो है मैं आपको बता दूं एक जगह है। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये तेल शोधन पतन है, नौसेना पतन है, पैकेट पतन है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये जो ऑप्शन, ये क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम के हिसाब से जो है काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो मोस्ट ये क्वेश्चन आपका है। तो अबादान क्या है, वो एक तेल शोधन कारखाना है। तो वो ये पतन है, सॉरी कारखाना नहीं पतन। ठीक है, तो तेल शोधन पतन है अबादान। अबादान एक पतन है। ठीक है, जो कहाँ पर है, जो है मिडिल ईस्ट में है। ठीक है, या आप कह सकते हो जो एशिया के पश्चिमी भाग में आप कह सकते हो, तो वहाँ पर ये स्थित है। तो ये आपके हुए। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 अपना है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 के अकॉर्डिंग भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का है कितना है 381, 82, 391, 392। तो बताइए इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का जनसंख्या घनत्व है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 अपना है जमशेदपुर किस प्रकार के नगर का उदाहरण है। तो जमशेदपुर क्या है भाई, एक जो है शैक्षिक नगर है, औद्योगिक नगर है, पर्यटन नगर है, या प्रशासनिक नगर है। ठीक है, तो इनमें से क्या है, इनमें से क्या है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर क्या है, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही है। और जमशेदपुर जो है वो एक औद्योगिक नगर है और इसकी स्थापना जो है टाटा ग्रुप द्वारा की गई थी। जमशेद जी टाटा ने जो है जमशेदपुर को बसाया था। ठीक है, और भारत का पहला जो लोहा इस्पात संयंत्र है उसकी स्थापना भी यहीं हुई थी। ठीक है, जिसको शॉर्ट में जो है टिस्को कहते हैं, टाटा आयरन स्टील एंड जो है इंडिया लिमिटेड के नाम से ये था। ठीक है, तो हालांकि ये अपने है नहीं, सिलेबस से हट गया, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है जनरल नॉलेज के हिसाब से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अपना है 14 का, कोंकण रेलवे निर्माण कब हुआ। कोंकण रेलवे निर्माण कब हुआ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो मोस्ट है, तो इसको आपको याद रखना है। तो 1995 में हुआ, 96 में हुआ, 97 या 98। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, तो राइट ऑप्शन जो है कोंकण रेलवे का निर्माण है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। 1998 में जो है किसकी स्थापना की गई थी, कोंकण रेलवे की स्थापना या निर्माण जो है वो किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, और कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से न्यू मंगलोर। नेक्स्ट आपका है निर्यात की तुलना में आयात मूल्य का अधिक होना कहलाता है। तो अगर मान लो निर्यात मूल्य है उसकी तुलना में अगर आयात मूल्य बढ़ जाता है तो क्या कहलाएंगे, तो इसमें कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है व्यापार घाटा कहलाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा रोग है जो किसके द्वारा, जल के द्वारा होता है।
ठीक है, या प्रदूषित जल के सेवन से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अतिसार जो है वो क्या है, आपका जलजन्य रोग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो है 17 है, अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर किस नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो ये तो सभी को आपको आता होगा, जाहिर सी बात है। तो पनामा नहर जो है ये हो जाएगा। यहाँ पर स्वेज नहर भी है, तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर, ठीक है। तो लाल सागर से भूमध्य सागर को कौन जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम जो है बस है, सन 2011 के अनुसार भारत में श्रमिकों का अनुपात है। तो 2011 के अकॉर्डिंग भारत में श्रमिकों का जो अनुपात है वो कितना है, तो ये 39.8%, 42.2% और 32.2%, 68.8%। तो इसमें क्या है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है वो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा। तो आप कमेंट करोगे, ठीक है, और कमेंट करके ये बताओगे कि इसके अंदर जो है राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, ये बस अदा का पहला क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये बताना है। रिक्तस्थान की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला रिक्तस्थान है, रिक्तस्थान का अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया जाता है। तो चिकित्सा भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो महामारी का, महामारी किसका अध्ययन किया जाता है, महामारी का अध्ययन है वो किया जाता है। बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड अपना है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं रिक्तस्थान स्थान कहलाता है। तो क्या कहलाता है, जहाँ से मतलब लोग छोड़कर जा रहे हैं तो उस स्थान को क्या कहेंगे, उद्गम स्थान। क्या क्या कहेंगे, उद्गम स्थान कहेंगे। ठीक है, तो लोग जो हैं जिस स्थान को छोड़ के जाएंगे वो उद्गम स्थान कहलाएगा, और जहाँ वो जाते हैं वो गंतव्य कहलाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि गंतव्य स्थान है वो क्या होता है और उद्गम स्थान है वो क्या होता है। यानी कोई कहीं से छोड़ कर जा रहा है, ठीक है, अगर वो जा रहा है, ठीक है, तो वो उद्गम कहलाएगा, और जहाँ वो पहुँचता है वो क्या कहलाएगा, गंतव्य स्थान कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई लक्ष्मणगढ़ से सीकर जा रहा है, तो लक्ष्मणगढ़ हो गया उद्गम स्थल और सीकर हो गया गंतव्य स्थल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या होगा कि भाई कोई भी चीज़ जो है उसमें जो है कि अब जो मतलब अवसर हैं, किसी भी जगह के अवसर में जो है उपलब्धता आती है, तो वो किस कारण से आती है, तो वो आती है आपके निर्वहन से। किससे आएगी, निर्वहन। किससे आएगी, निर्वहन से क्या आती है, उपलब्धता आती है। ठीक है, निरंतर उपलब्धता बढ़ती है तो वो निर्वहन से बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का, अमात्य सेन विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में के रूप में देखते हैं। तो किसके रूप में, वृद्धि के रूप में। ठीक है, तो वृद्धि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा रिक्तस्थान है वो क्या कहता है, तो चलिए जानते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर देखिए, ने वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति ला दी है। तो किसने जो है विश्व संचार क्षेत्र में क्रांति लाई है, तो इंटरनेट। कौन लेके आया, इंटरनेट लेके आया भाई। ठीक है, इंटरनेट आने के बाद में बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, तो ये संचार क्रांति जो है इंटरनेट द्वारा ही संभव हो पाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट निबंधात्मक की तरफ। नेक्स्ट अपना है, सेलेरी शब्द लेटिन शब्द से बना है। तो सेलेरी लेटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, तो सेलेरियम से बना है। किससे बना है, सेलेरियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेलेरियम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो सेलेरी किससे बना है, सेलेरियम से बना है। तो आगे बढ़ें कि कौन से क्वेश्चन अपना जो है वो रहेगा प्रयाग,
यानी इलाहाबाद जो है वर्तमान नाम इसका प्रयागराज है और पुराना नाम इलाहाबाद है। पाटलिपुत्र जो पुराना नाम है, नया जो है वो पटना है। उसके बाद में मदुरई। देश में नगरों के कुछ उदाहरण हैं, तो कैसे नगरों के उदाहरण हैं? तो प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं। कौन से नगरों के हैं भाई? प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं। ठीक है, क्या है? प्रयाग है, यानी मतलब इलाहाबाद आप कह सकते हो, पाटलिपुत्र है या मदुरई है, तो ये भारत के जो है बहुत ही पुराने नगर हैं। ठीक है, तो प्राचीन नगर आप यहाँ पर कह सकते हो। पटना जो है वो उसका जो तात्कालिक नाम था वो पाटलिपुत्र था, और प्रयागराज जो है उसका तात्कालिक नाम इलाहाबाद था। विरल रूप में अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलाप में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं कहलाती हैं। तो क्या कहलाते हैं? गांव कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? गांव कहलाएंगे। बढ़ते हैं आगे। सन में भारत में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि जो है सर्वाधिक वृद्धि दर 46.14% दर्ज की गई। तो कौन सी सन के अंदर भारत के अंदर जो है, यहाँ पर देखो भाई मे के ऊपर एक ही मात्रा है, दो मात्रा नहीं है। ठीक है, एक ही मात्रा है ये, तो ये आपकी एक ही है। तो में भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो सर्वाधिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई थी, तो वो दर्ज की गई थी 1981 में। 1981 में भारत में जो नगरीय जनसंख्या है वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ी थी। ठीक है, अब चलते हैं और आगे। लास्ट अपना जो है रिक्स्थान है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर रिक्स्थान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग जो है वो कहाँ पर स्थित है? आपका हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। तो रिमोट सेंसिंग कहाँ पर होगा? आपका हैदराबाद में होगा। चलिए आगे चलते हैं। अति लघुत्रात्मक आ जाएंगे, ये वही सेम रहेगा। इसमें जो है 9 है और एक एक नंबर के आपके रहेंगे ये 9। तो पहला अपना क्वेश्चन है अशोधित मृत्यु दर, जिसको CDR बोलते हैं, और एक होता है अशोधित जन्म दर, जिसको CBR कहते हैं, को ज्ञात करने का सूत्र लिखें। तो अशोधित जन्म दर यानी CDR जो है उसको ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो अशोधित मृत्यु दर बराबर किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बट्टा उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000। तो ठीक है, तो ये इसका सूत्र है, ये सूत्र आपको याद रखना है। और अगर बात करें जन्म दर की, ठीक है, तो किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म की संख्या बट्टा उस वर्ष के मध्य की अनुमानित जनसंख्या गुणा 1000। ठीक है, तो यहाँ पर जो है CBR और CDR जो है वो लगभग एक जैसे ही हैं। ठीक है, इनका जो सूत्र है वो भी एक जैसा ही है, बस इसमें जो है मृतक के स्थान पर जीवित जन्म आएंगे। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा, बाकी का सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। CBR भी हो जाएगा और CDR जो है वो आपका हो गया। ठीक है, जो ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो ये क्वेश्चन जो है कई बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो 131वां स्थान जो है वो भारत का था। ठीक है, अकॉर्डिंग जो है मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के। विकासशील देशों में अंक के विभाजन को कम करने हेतु एक सुझाव दीजिए। तो इसमें क्या सुझाव होगा? तो देखो, महानगरों के समीप जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें सूचना और प्रौद्योगिकी पहुंच जो है उसको बढ़ाना होगा। अगर मान लो विकासशील देशों के अंदर जो अंक के विभाजन है उसको कम करना है, तो सबसे बड़ा इसके पीछे का यही है कि जो महानगरीय क्षेत्र हैं या नगरीय क्षेत्र हैं, उन नगरों के समीप जो ग्रामीण बस्तियां हैं, उन ग्रामीण बस्तियों में सूचना और प्रौद्योगिकी जो है उनको बढ़ाना होगा। अगर अपन उनको बढ़ा लेते हैं तो अंक के विभाजन जो है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अंक के विभाजन भी यही है भाई। देखो, अंक के विभाजन क्या है? तो अंक के विभाजन क्या है? तो जो सूचना और प्रौद्योगिकी पहुंच में कमी, ठीक है, तो वो अंक के विभाजन कहलाएगा। और ऐसा जो विकासशील देश हैं उनमें ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अंक के विभाजन किसे कहते हैं ये भी आपको याद रखना है। और अगर क्वेश्चन इसमें या तो होगा नहीं है तो आप इसको भी एक अलग से अटैच कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना, भारत में सबसे अधिक श्रम सहभागिता दर वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा श्रम जो है
विभाजित जो है सहभागिता है तो वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा श्रम सहभागिता कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कितनी है? कई बार ये भी पूछ सकते हैं, तो 51.9% है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई पूछ लें कि अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मान लो चेंज कर दें कि भारत में सबसे अधिक श्रम सहभागिता दर वाला राज्य कौन सा है और दर कितनी है, या भारत में सबसे ज़्यादा जो श्रम सहभागिता दर वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो आप कैसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, हिमाचल प्रदेश और 51.9 श्रम सहभागिता है वो यहाँ की। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखें। तो कोई भी दो जो है नदी घाटी परियोजनाएं आपको बतानी है। तो इसमें आप जैसे मैंने शामिल किया इंदिरा गांधी नहर परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, इसके अलावा शायद हमारी बुक्स में यही है, वैसे तो बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन हमारी बुक में ये दो ही हैं, तो आप इन दो के नाम लिख सकते हो, और अगर और कोई भी हो तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से अपने यहाँ कुछ और के बारे में है नहीं, अगर है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद में स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी NRSC का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। ठीक है, तो इसका मुख्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है वो क्या है? आंकड़ों का अधिग्रहण और प्रक्रमण की सुविधा है। ठीक है, तो जो रिमोट सेंसिंग है उसका जो मुख्य कार्य है वो आंकड़ों को जो है अधिग्रहण यानी एकत्रित करना है। ठीक है, या आंकड़े प्राप्त करने हैं और उनका प्रक्रमण करना है। ठीक है, यानी उन आंकड़ों को जो है शुद्ध रूप में प्रस्तुत करना होता है, तो यही इसका काम है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट है, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में गंगा नदी के प्रदूषण का भाग कौन से हैं? तो देखो, बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कानपुर से वाराणसी तथा वाराणसी से पटना के बीच में जो गंगा नदी है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित स्तर पर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में क्या हो जाएगा? कानपुर से वाराणसी और वाराणसी से पटना। हालांकि जो वाराणसी है वो आपका उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर बिहार के पटना के बीच में भी जो गंगा है वो काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित है। उसके बाद में साथ जो है 8वां क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग किस छोर से किस छोर को मिलाता है? तो ये किस से किस को मिलाता है? तो देखो, जो ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है वो पश्चिम छोर पर स्थित पर्थ जो है उसको पूर्वी छोर पर स्थित सिडनी से मिलाता है। तो मोस्टली आपको याद रखना है पर्थ से सिडनी। ठीक है, पर्थ से सिडनी कौन है? तो पार ऑस्ट्रेलियाई पार जो है महाद्वीपीय रेल मार्ग। ठीक है, इसके अलावा और भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे ओरिएंट एक्सप्रेस। तो ओरिएंट एक्सप्रेस है वो पेरिस से इस्तांबुल को जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपका ट्रांस कनेडियन हो गया, तो ट्रांस कनेडियन जो है वो हेलीफैक्स, ठीक है, हेलीफैक्स से वैंकूवर को जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, तो वो आपका किससे किसको जोड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राद, इसका दूसरा नाम भी है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कि रेल मार्गों के पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ शामिल नहीं किया तो आप उनको याद भी ना रखो, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, सीमांत एवं मुख्य श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्या होता है कि सीमांत श्रमिक जो है वो क्या होंगे? वह श्रमिक जो एक वर्ष में कम से कम, ठीक है, 183 दिन काम करता है तो वो मुख्य श्रमिक कहलाता है। तो मुख्य श्रमिक क्या होगा? ऐसा श्रमिक जो एक साल के अंदर कम से कम 183 दिन काम कर रहा है तो वो मुख्य श्रमिक की श्रेणी में आएगा। और तथा जिन व्यक्तियों को 183 दिन से कम काम मिलता है वो सीमांत श्रमिक होंगे। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जो 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा के लिए काम करता है वो मुख्य श्रमिक, और जो 6 महीने से कम करता है वो सीमांत श्रमिक। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन लिखना यही है 183 दिन वाला ही। ठीक है, तो इसमें आपको वो नहीं है कि भाई ठीक है आपने लिख दिया 6 महीने तो वहाँ पर आप 6 महीने नहीं लिखोगे, याद रखने के हिसाब से आप इसको रख सकते हो। अब अपना खंड ब जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें लघुतरात्मक प्रश्न है, और लघुतरात्मक प्रश्न है वो 12 नंबर के आपके होने वाले हैं। तो 12 नंबर के हैं, तो
होंगे, 1.5 नंबर का ही एक होगा। अब ये बोर्ड द्वारा 2 नंबर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए प्राकृतिक ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण है, कोई 3 उदाहरण दीजिए। तो देखो, प्रौद्योगिकी की बात करें, अगर प्रौद्योगिकी को हमें विकसित करना है तो ओबियसली क्या होता है कि हमें जो है किसका ज्ञान होना चाहिए, प्राकृतिक ज्ञान जो है वो होना चाहिए, ठीक है। बिना प्राकृतिक ज्ञान के बगैर हम प्रौद्योगिकी का उपयोग है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें रहेगी, पासबुक में आपके ये मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो लघुतरात्मक हो, दीर्घ लघुतरात्मक हो या फिर निबंधात्मक हो, अगर आपको किसी का भी आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं कि इस नंबर का जो प्रश्न है और प्रश्न का नाम आपको ज़रूर लिखना होगा, ठीक है। और जो ना मिले उसका कमेंट उसी मॉडल पेपर के नीचे करना है, अगले वाले वीडियो में मत करना, वरना मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा और आप भी कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। तो जिस मॉडल पेपर का नहीं मिले तो आपको लिखना है, जैसे लघुतरात्मक में चौथा नहीं मिला, ठीक है, तो ये सेकंड मॉडल पेपर का है तो सेकंड में ही कमेंट करना है। ये नहीं कि आप थर्ड में जाके कर रहे हो या फर्स्ट में कमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा है कि जो है तृतीय क्रियाकलाप का वर्गीकरण कीजिए। तो तृतीय क्रियाकलाप का वर्गीकरण करना है, यानी तृतीय कलाप के जो तृतीय क्रियाकलाप हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है। तो ये सेवा सेक्टर से रिलेटेड होता है। फिर इसका आपको वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण किस हिसाब से करना है, तो देखो, तृतीय क्रियाकलाप जो होता है वो मोस्टली तो ज्ञान आधारित होता है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही जो है ये ज्ञान आधारित हो, ठीक है। तो इसके जो अलग अलग जो आपके इसके जो हैं कार्य, तो उन कार्यों को आपको अलग अलग करके लिखना है और उनके बारे में बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट अपना आता है रोपण कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं एवं 4 फसलों के नाम लिखें। तो रोपण कृषि की 2 विशेषताएं कौन सी हो जाएंगी, तो रोपण कृषि की देखो विशेषता पहली हो जाएगी, इसमें जो है अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, इसमें एक ही प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, ठीक है। रोपण कृषि के अंदर आप जो है चाय, कॉफ़ी, ठीक है, इसके अलावा आप जो है गन्ना भी कर सकते हो। और चौथी जो है वो कौन सी होगी इसमें, तो ये 3 तो आपकी हो गई, ठीक है। और इसमें आप रबड़ भी शामिल कर सकते हो, केला शामिल कर सकते हो, और इसके अलावा आप बुक्स में भी देख सकते हो तो वहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। चाय कॉफ़ी तो जो है वो कंफर्म है, ये दोनों क्या है, रोपण कृषि ही हैं, ठीक है। हालांकि केला और ये भी हैं लेकिन ये बागवानी में भी आते हैं, तो एक बार आप जो है इसको क्लेरिफाई कर लेना, ठीक है, उसके बाद में ही आगे बढ़ना। नेक्स्ट है हमारा 7 का, विश्व व्यापार संगठन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो विश्व व्यापार संगठन जो है उसका कार्य क्या है, तो देखो, विश्व व्यापार संगठन है उसका कार्य क्या है, विश्व स्तर पर जो व्यापार है उसके लिए नियमावली बनाना, ठीक है। प्रतिशुल्क जो है यानी जो सीमा शुल्क वगैरह उसको जो है कम करना, इसके अलावा जो देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना है, इसके अलावा अगर मान लो व्यापारिक मतभेद हो जाएं किसी देश के बीच में तो उनको निपटान करना है, तो ये इसके कार्य हैं। उसके बाद में 8 का आता है हरित क्रांति की उपलब्धियां क्या हैं। तो हरित क्रांति की उपलब्धियां क्या हैं, तो देखो, हरित क्रांति की वजह से भारत के अंदर जो सिंचाई व्यवस्था है उसका विकास हुआ, ठीक है, फसलों का उत्पादन बढ़ा, ठीक है, खाद्य आपूर्ति में हम आत्मनिर्भर हुए, ठीक है, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग जो है वो बढ़ा, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगी और डिटेल से आप देख ही लेना। स्थायी चारागाह की पहचान कीजिए। तो स्थायी चारागाह हैं उनकी पहचान करनी है, तो करनी क्या है, ऐसे जो है चारागाह जो हमेशा के लिए स्थायी होते हैं, ठीक है, जो इसमें आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मान लो सरकारी भूमियां हैं, ठीक है, या पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो ये इस प्रकार के आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट है 10 का, भारत में स्थित तेल एवं गैस पाइपलाइनों के विषय में लिखें। तो भारत के अंदर जो भी स्थित जो तेल और गैस पाइपलाइन है उनके बारे में आपको बताना है, जो भी आपके हैं सिलेबस में है तो उनके बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट है आधुनिक जीवन शैली ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, समझाइए। तो किस प्रकार से, यहाँ पर आपको ध्वनि प्रदूषण के बारे में बताना है कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, लाउड स्पीकर वगैरह जो हैं
वो होता है 80 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ या ऐसी आवाज़ जो मनुष्य के कानों को प्रिय ना लगे, तो ये ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। और आज जो है उद्योगों की अधिकता है, मोटर वाहनों की अधिकता, ठीक है, लाउड स्पीकर की अधिकता, तो ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना है खंड 6 जो है वो है दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, 9 नंबर के ये होंगे, जो 3 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो क्या ये कहते हैं, तो पहला है रेल मार्गों के महत्व का उल्लेख कीजिए, यानी रेल परिवहन के बारे में बताना है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई और ये लंबी दूरी तक जो सामान है उसको ले जा सकता है, सस्ता रहता है, यात्रियों के लिए ये सुलभ होता है, तो ऐसी चीज़ें, कम खर्चीला होता है, तो ये सब इसके बारे में आ जाएगा। तो रेल के बारे में लिखना है। साइबर स्पेस की उपयोगिता को समझाएंगे, मोस्ट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको आपको एकदम अच्छे से तैयार करना है। साइबर स्पेस की उपयोगिता क्या है, तो साइबर स्पेस जो इंटरनेट है उसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में आता है भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं और इसके अथवा में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत। तो परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी जो पहले से चले आ रहे हैं वो परंपरागत, और जो पहले से चले नहीं आ रहे हैं वो अपरंपरागत। परंपरागत में आपका कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है। ठीक है, इसके अलावा शायद परमाणु ऊर्जा होनी चाहिए, तो इनके बारे में आपको बताना है। और इसमें परंपरागत में इसको गैर परंपरागत भी कहते हैं। इसके अंदर आपको क्या है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, जैविक ऊर्जा है, तो उनके बारे में ये बताना रहेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा जो है हार्ड नहीं है, इजी सा जो है क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। आगे पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखें। तो पर्वतीय विकास कार्यक्रम है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। ठीक है, 1974 में। ठीक है, तो और ये जो है पर्वतों के विकास के जो है पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनको विकास के अंदर शामिल करने के लिए जो है ये कार्यक्रम है वो चलाया गया, और इसमें वो चीज़ें वो हो जाएंगी। फिर है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखें। तो सूखा संभावित विकास कार्यक्रम है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में 1967 में भारत के अंदर जो है 67 जिलों की पहचान की गई, जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सूखा संभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और इसमें भी विभिन्न कार्य चलाए गए जिनके माध्यम से लोग जो हैं वो अपना जीवन यापन कर सकें और उनकी अर्थव्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने में मदद मिल सकती है। तो ये सब है। उसके बाद में खंड द आता है जिसके अंदर निबंधात्मक आएंगे। निबंधात्मक आपके 2 रहेंगे, 2 निबंधात्मक आएंगे, एक मानव भूगोल से आएगा और एक भारत के भूगोल से आएगा। 15 का क्वेश्चन है ये, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर बताना है, चलवासी क्या होता है, वाणिज्य क्या होता है ना। चलवासी क्या होता है, चलवासी के अंदर क्या होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को ले जाया जाता है, जबकि वाणिज्य में क्या होगा, पशु एक स्थान पर ही रहते हैं। ठीक है, इसमें चारा चारा जो है वो पशुओं भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे की खोज में जाते हैं, इनको चारा यहाँ पहले से उपलब्ध हो जाता है। इनमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग नहीं होता, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। इसमें प्रजनन के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि वाणिज्य में प्रजनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। और इसमें सभी प्रकार के जो जानवर हैं वो पाले जाते हैं, और वाणिज्य में क्या होगा, एक ही प्रकार के जानवर पाले जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो जानवर हैं वो बकरी, भेड़, घोड़े, गधे सब होते हैं, गाय भैंस, जबकि इसमें केवल एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे गाय है या भैंस है या घोड़ा है। ठीक है, तो इनको पाला जाता है। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो ये जो हैं ये ज़्यादातर जो हैं चलवासी पशुचारण है वो ज़्यादा पुरानी दुनिया के देशों में होता है, और ये जो वाणिज्य है ये पशुपालन जो है वो नई दुनिया के देशों में होता है। उसके बाद में आता है अथवा में कृषि, मिश्रित कृषि एवं डेयरी, डेयरी है भैया, डेयरी नहीं है, डेयरी, डेयरी। कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या है कि पशुओं के साथ जो है खेती की जाती है, इसमें केवल पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, डेयरी कृषि में क्या होता है, केवल पशुओं को पाला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बतानी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इससे होने वाले लाभ एवं इसके संग्रहण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखो वर्षा जल संग्रहण जो है वो क्या होता है, तो वर्षा के जल को इकट्ठा करना
तो वो क्या कहलाएगा, संरक्षण जो है कहलाएगा, है ना, संग्रहण कहलाएगा। इसके अलावा इसके लाभ तो इसके बहुत से लाभ होते हैं। वर्षा जल जो है रोक कर जो है पेयजल की आपूर्ति है उसको पूरा किया जाता है, सिंचाई के काम में लिया जा सकता है, भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ लाभ हैं। ठीक है, और इसकी विधियाँ हैं भाई, भूमिगत टंकी बनाकर या छत का पानी रोक कर, इसके अलावा पुराने कुओं में जो है पानी पहुंचा कर, ठीक है, या पानी को भूमिगत करके, तो ऐसे कुछ इसमें है। इसके अथवा में भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो देखो, भारत की बात करें तो भारत में सिंचाई की व्यवस्था इसलिए है क्योंकि भारत जो है, यहाँ की जो जलवायु पूरी तरीके मानसूनी जलवायु, और यहाँ की जो मानसून है उसमें अनिश्चितता और अनियमितता दोनों है। ठीक है, जिसकी वजह से भारत का कुछ भाग जो है वो सूखे की चपेट में होता है, तो कुछ भाग बाढ़ की चपेट में होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि भारत में ये समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो इसलिए सिंचाई जो है वो भारत में महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है मानचित्र। तो ये दो मानचित्र आपके रहेंगे। पहला है, दिए गए विश्व रेखा मानचित्र में निम्न समुद्री पत्तनों को अंकित कीजिए। तो यहाँ पर बंदरगाह पूछे हैं कौन कौन से हैं। मेलबोर्न है, तो मेलबोर्न कहाँ है भाई, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके बाद में मुंबई, तो मुंबई भारत में है। उसके बाद में न्यूयॉर्क है, तो यूएस में है। और फिर केप टाउन है, तो केप टाउन आपका अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये अफ्रीका में है, आर भी लिख सकते हो, दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य। ठीक है, तो ये आपका है। और इसके लिए मैं जो है मैप के लिए अलग वीडियो लूँगा क्योंकि इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो अलग से वीडियो रहेगा, तो ये आप देख सकते हैं। अब भारत के की बात करें तो भारत के मैप में दिए गए मानचित्र के अंदर भारत के अंदर पूछा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन पूछे हैं, जिसमें दिल्ली है, रांची है, बेंगलुरु है और कोलकाता है। तो कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में है, बेंगलुरु आपका कर्नाटका में है, रांची आपका झारखंड में है। ठीक है, और दिल्ली भारत की राजधानी है ही। ठीक है, तो ये आपके हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए प्रश्नों के साथ। और इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।